हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने साइंस की क्लास के साथ एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपको लाभ जरूर मिल रहा होगा। बहुत सारे एग्जाम्स में इस सेशन की अपनी उपयोगिता है और इस सेशन में हम लोग क्या भी बात कर रहे हैं, ये सीरीज स्पेशल सीरीज वाली क्लास है और ये एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हम लोग अभी क्लास 8 के साइंस बुक को टू द पॉइंट डिकोड कर रहे हैं और आज के सेशन में इसी क्रम में हम लोग चैप्टर नंबर 10 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले एनसीईआरटी क्लास 8 की साइंस बुक में 9 चैप्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वो सारे लेक्चर्स उपलब्ध है जो 9 लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है, हम लोगों ने यहाँ पे इसको खत्म किया है। तो जो लोग वो लेक्चर्स देखना चाहते हैं और जो साइंस के कॉन्सेप्ट को और बेहतर करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो जाकर के जरूर देखिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। और बाकी आज के सेशन के साथ आगे बढ़िए। आज चैप्टर 10 में क्या है भाई साहब? चैप्टर 10 में किशोरावस्था की ओर, ये हेडिंग है चैप्टर 10 का, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, है ना। इसका अपना एक साइंस है। इस साइंस को अभी आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं। ये कैसे, जब इंसान के रूप में कोई शिशु न्यू इंडिविजुअल के रूप में जब जन्म लेता है तो वृद्धि विकास की एक सतत प्रक्रिया के जरिए अपने मेच्योर स्टेज तक वो पहुंचता है। आ, एक एक न्यू बॉर्न बेबी से उसकी विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और उसी क्रम में एक अवस्था होती है जिसको हम लोग अडल्ट तो नहीं कह सकते, अडल्ट से जो पहली अवस्था होती है उसे एडोलोसेंस कहा जाता है। आमतौर पर बायोलॉजी की भाषा में 11 वर्ष से लेकर के ये 19 वर्ष तक की जो आयु होती है ना, इसको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि उसके बाद वयस्क और फिर ओल्ड एज वाली अवस्था का केस सामने आ जाता है और इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई साहब सबको। जो जो लोग देख रहे हैं ना, जिन्होंने कर लिया है वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि जब तक चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो चैनल का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है ना। और मेरे साइड से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कंटेंट ही दूंगा ना, मैं तो सब्सक्राइब करूंगा नहीं। सब्सक्राइब करना आपका काम है, पढ़ाना बताना कंटेंट देना, आपको हेल्प करना ये मेरा काम है। तो मैं जैसे ये काम कर रहा हूँ आप अपना काम कर लीजिए। तो आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू ले लीजिए, नहीं किया है तो भी ले लीजिए, क्योंकि अभी आप करोगे सब्सक्राइब मुझे पता है। कुछ नहीं करना है, साइड में सब्सक्राइब का बटन दबा देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे इस क्लास के बारे में या इस चैनल के बारे में कि इस पे क्या क्या कंटेंट आ रहा है और आपके लिए बहुत उपयोगी होगा ये, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी यही है, साइंस बाय सुमित सर, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मनुष्य की हम बात करते हैं, इस कहानी की शुरुआत हम यही इसी पॉइंट से करेंगे। आज की कहानी की शुरुआत, न्यू इंडिविजुअल आता है, न्यू बॉर्न, है ना। अब ये जब नए बेबी के रूप में आता है तो ये नए संतान को उत्पन्न करने में तो अभी सक्षम नहीं है, विकास के क्रम में ये अभी तो शुरुआती चरण में है ना। तो कहते हैं कि जब मनुष्य जनन करने में सक्षम होने लगे, है ना, तो उस अवस्था को एक्चुअली में हम क्या कहते हैं, जनन करने में अगर सक्षम होने लगे तो उस अवस्था को यौवनारंभ कहा जाता है। ये लिखा हुआ है कि यौवनारंभ होने पर, यौवनारंभ यानी यौवन का आरंभ होने पर व्यक्ति रिप्रोडक्शन में सक्षम हो जाता है, इससे पहले ये सक्षम नहीं होता है। और कहते हैं कि 11 वर्ष की आयु से लेकर के 19 वर्ष तक की आयु, ये एक प्रश्न बन सकता है आपसे, ये किशोरावस्था कहलाती है, एडोलेसेंट स्टेज इसको कहा जाता है ना। एंड जिस अवस्था में ये प्रजनन करने में सक्षम होने लगते हैं इंसान, वो प्यूबर्टी स्टेज भी कहलाता है ना। ये एक इंडिकेशन है कि ह्यूमन बीइंग अब प्रजनन करने में सक्षम हो रहा है और इसका अपना एक साइंस है। इसी साइंस को अभी फिलहाल हम लोग डिकोड करने का प्रयास करेंगे और इस विजुअल में आपको क्लियरली दिख सकता है कि ये बेबी है, बेबी से चाइल्ड हो, और चाइल्ड की अगली अवस्था जो है ये वो होता है किशोरावस्था, जो अवस्था नंबर 3 है यहाँ पे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, क्योंकि इसके बाद तो उसे वयस्क होना है और फिर उसके बाद ओल्डर एज की तरफ चला जाना है। तो हमारा साइंस अभी जो हम लोग जिसके बारे में बात करें वो 3 स्टेज की बात हो रही है, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, यौवनारंभ की बात करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ये वो
समय होता है प्यूबर्टी वाला स्टेज, जिसमें एक इंसान जो है प्रजनन करने में सक्षम होने लगता है। शरीर में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो प्रजनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं प्री रिक्विजिट्स या प्री कंडीशंस होते हैं। वृद्धि जन्म के समय से होने लगता है वैसे देखा जाए तो, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद देखा जाए तो वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ साफ और स्पष्ट दिखाई देने लगती है। सो बेसिकली वी कैन से दैट ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन व्हेन बेबी इज born, but upon crossing the age of 10 or maybe 11 or sometime maybe 12, there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable। मतलब वो स्पष्ट दिखने लगता है 10-11 के बाद। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का मतलब शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि अब बच्चे वयस्क हो, मतलब वयस्क की तरफ जा रहे हैं, मतलब वयस्क नहीं है, युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। दिस इज द इंडिकेशन, दिस इज द इंडिकेट। बहुत सारे बॉडी में ऐसे चेंजेस आने लगते हैं। तो वैसे भी हमें पता है कि वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, ग्रोइंग अप की बात करूं, तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता, ये शब्द क्या है, जनन परिपक्वता, मतलब कि रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी, मतलब संतान उत्पन्न करने में अब जो बेबी है वो बेबी नहीं रहा, वो उस अवस्था में पहुंचने लगा है जिस अवस्था में वो संतान उत्पन्न कर सकते हैं, उसी को एडोलेसेंस अवस्था कहा जाता है। और किशोरावस्था की ये जो उम्र है बायोलॉजिकल भाषा में, ये कहते हैं 11 वर्ष से लेकर के 18-19 वर्ष तक की आयु तक ये बनी रहती है। तो ये एक शब्द है कि कौन बायोलॉजिकल भाषा में ये जो किशोरावस्था या एडोलेसेंस की एज है ये कितने वर्ष तक होती है। तो ये आप याद रख सकते हैं, 11 से लेकर के 19 आमतौर पर। और इसे टीन एज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या होता है, 12 के बाद ना 13 उसमें टीन लगा होता है, 14, 15, 16, 17, 18, तो इसलिए इसको टीन एज, जो टीन एज शब्द चलता है ना आम बोलचाल की भाषा में, तो इसमें इस 11 से 19 वर्ष के प्रोनाउंसिएशन में ज्यादातर में आपको टीन शब्द मिलेगा। 11-12 को छोड़ दो, 13 से शुरू होगा और ये 19 तक चलता है, तो इसीलिए इसको टीन एज कहा जाता है। ये शब्द यहीं से आया है, इसी को टीन एजर्स भी कहते हैं, इसी एज के बच्चे को। बच्चे तो नहीं है अब ये, टीन एज थोड़े अलग स्टेज का एक अवस्था है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो सकती है। ऐसा होता है कि लड़कों में अगर टीनेज की शुरुआत मान लो 13 साल में है, तो लड़कियों में 11 साल में हो सकती है। ये ऐसा हो सकता है, हम कह सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार। किशोरावस्था की ये अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न भी हो सकती है, किसी में ये 13 साल से 20 साल हो सकता है, किसी में 12 साल से 19 साल हो सकता है। सो स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इस रेंज को आपको याद रखना है, ठीक है। और किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन प्यूबर्टी का संकेत है। यौवनारंभ मतलब प्यूबर्टी का संकेत है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि लड़के हो या फिर लड़कियां, इनकी जनन क्षमताओं का विकास होना शुरू हो जाता है। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ साथ यौवना आरंभ समाप्त हो जाता है, ऐसे हम कह सकते हैं। सो ये एक स्पेशल कैटेगरी है। और अगर इस यौवनारंभ या प्यूबर्टी वाले स्टेज में कुछ परिवर्तन की बात करें, तो कुछ जो ऑब्वियस परिवर्तन होते हैं उसमें 5-6 यहाँ पे है, जैसे 1, 2, 3, ये देखो, 4, 5, 6, ये पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे। लंबाई में अचानक वृद्धि, हाइट 12-13 साल में ना, जैसे बच्चे का हाइट तो बढ़ता ही रहता है, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल, लेकिन एक समय के बाद ना कुछ ज्यादा ही तेजी से हाइट बढ़ती है ना, ऐसा होता है। इंक्रीज इन हाइट ऑब्वियस हो जाता है, आपको लगेगा कि हाँ ये ग्रो कर रहा है बहुत तेजी से। बॉडी शेप में परिवर्तन होने लगता है, बॉडी का आकार थोड़ा सा बदलने लगता है, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि वो अब युवावस्था के दहलीज पे है। बच्चे बच्चे अब बच्चे नहीं रहने वाले हैं। आवाज परिवर्तित होने लगते हैं, वॉइस में परिवर्तन आने लगता है। और जो मेल चाइल्ड होते हैं जिनकी आवाज बचपन में, बच्चों की आवाज पतली होती है ना लड़कियों जैसे, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी होने लगती है आवाज, तो ये भी एक चेंज ऑब्वियस होता है जो पता चलने लगता है। इसके अलावा स्वेद और तैल ग्रंथियों की सक्रियता, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये मतलब मुहासे वगैरह स्किन के ऊपर आने लगते हैं, आप इसी दौरान देखेंगे।
जनन अंगों का विकास तेजी से परिपक्वता के क्रम में होने लगता है। प्रेजेंट सेक्स ऑर्गन विकसित प्रक्रिया से, विकास की अगली प्रक्रिया से गुजरने लगता है, ऑब्वियस विकास होने लगता है। और मानसिक, बौद्धिक और इमोशनल लेवल पर देखा जाए तो अब बच्चे से हट करके दूसरी अवस्था में आते हैं तो उनमें एक मैच्योरिटी लेवल विकसित होने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन बचकानी जैसी जो चीजें होती है ना, उससे थोड़ा वो आगे, एक स्टेप आगे चले जाते हैं। तो मानसिक लेवल पर भी वो थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं बच्चे। अब बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना शुरू होता है, ऐसे मैं कह सकता हूँ। तो कुल मिलाकर के 6 ऑब्वियस परिवर्तन का जिक्र आपके इस बुक में है। लंबाई में वृद्धि, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, जनन अंगों का विकास, मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता का प्राप्त होना। ये ऑब्वियस है। अब इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे पहला है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक अचानक वृद्धि जो है ना, यौवनारंभ के दौरान होने वाला सबसे ऑब्वियस थिंग है, जो कोई भी देख सकता है, दृष्टिगोचर होता है। इस समय शरीर की लंबाई, अस्थियों की, शरीर की लंबी अस्थियां अर्थात हाथ और पैर की हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति कुछ ज्यादा ही ग्रोथ की प्रक्रिया को ऑब्वियस रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है, मतलब ऑब्वियस है। और इसके लिए एक मैं आपको नोट चार्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया गया है। इधर ये एक्स एक्सिस पे ना एज है, 8 साल, 9 साल, 10 साल ऐसे करके है, 18 साल तक है। और इधर ना लंबाई का प्रतिशत है। जैसे लंबाई का प्रतिशत मतलब, अब जैसे कोई इंसान है, मान लो एक एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, या मैं इसको ए ले लेता हूँ, ए नाम का कोई व्यक्ति है और इसकी हाइट होनी है सपोज, ये जब पूरी तरीके से ग्रोथ की प्रक्रिया को पार कर लेगा तो इसकी हाइट 6 फीट होनी है मान लो। तो ये जो 6 फीट की हाइट होनी है ना इसकी, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये इसका 100% हो गया। तो ऑब्वियसली ये छोटे से बड़ा होता है, धीरे धीरे ये 100% को प्राप्त करता है ना। तो अब यहाँ पे इस ग्राफ को ये पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। जो पिंक वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये नीचे की तरफ, ठीक है, ये बॉयज के लिए है और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये गर्ल्स के लिए, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ के इंफॉर्मेशन का मतलब है कि 8 साल की उम्र में लड़के की हाइट जो भी होनी है, मैक्सिमम हाइट, उसका वो लगभग कह सकते हैं 72, 70 से ऊपर 72% के आसपास अक्वायर कर लेता है। लेकिन वहीं अगर लड़की की बात करें तो 75 से ऊपर यानी 77-78% अक्वायर कर लेता है। तो लड़की में थोड़ी सी वृद्धि ज्यादा होती है। और मतलब एक सर्टेन 18 के बाद आप देखोगे 18 पर जाकर के ना दोनों मिल जाते हैं, उसके बाद तो फिर सेम है। लेकिन ये 9-8 साल में अगर लड़के अपनी पूरी हाइट का 72%, 3% एक्वायर करता है तो लड़कियां 77 करती है। अब उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि 15 साल में सपोज ये वाला दिखा रहा है लड़कों के लिए, कि 15 साल के एज तक लड़के का जो भी हाइट होना है उसका वो 95% तक कवर कर लेता है। लेकिन इसी 15 साल के एज में लड़कियां कहाँ जाएगी, देखो 95 से भी ऊपर 98 तक कवर कर लेती है। ऑल दो 18 साल में दोनों अपने हाइट को, मैक्सिमम हाइट को कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाइट का जो ये ग्राफ है ये बताता है कि लड़कियों में थोड़ा तेज ग्रोथ होता है लड़कों की तुलना में, ऐसा आप इससे कह सकते। इस ग्राफ से तो कम से कम यही पता चल रहा है, ठीक बात है। इसमें से कई सारे प्रश्न भी बना के पूछ सकते हैं। आपसे पूछ दे कि 18 साल में, अगर मैं ये पूछ दूं आपसे कि 18 साल में लड़के लड़की अपनी मैक्सिमम हाइट का कितना परसेंटेज अक्वायर कर लेते हैं, तो एनसीईआरटी क्या सजेस्ट करता है, भाई साहब 18 साल में दोनों 100% अक्वायर कर लेते हैं। अब ये पूरा बीच में से तो कहीं नहीं पूछेंगे, लेकिन ये 8 साल वाला शुरू का और अंत का पूछ सकते हैं कि 8 साल में लड़के का कितना परसेंटेज मिल जाता है उसको, मतलब उसकी हाइट जितनी होनी है मैक्सिमम, उसका कितना परसेंटेज वो अक्वायर कर लेगा, और लड़कियां कितना। तो ऑब्वियसली लड़की लड़की से ज्यादा अक्वायर करती है, ये डेटा हमें बताता है। अगर लड़के मान लो एग्जैक्टली तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन 72-73%, ये 75 और 70 के बीच में तो यही है ना। अगर लड़के प्राप्त कर लेते हैं तो लड़कियां 75 से ऊपर यानी 77-78% तक प्राप्त कर सकती है, या मे बी 80% तक। तो ये चीज आपको ये ध्यान रखना। और ये बात यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि प्रारंभ में लड़कियां लड़कों के अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु 18 वर्ष की आयु तक
दोनों अपने अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, यानी 100% उनको प्राप्त करना वो प्राप्त कर लेते हैं इन जनरल। अब किसी का अपवाद हो वो अलग बात है। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी अलग अलग हो सकती है। तो ये एक जनरल डेटा है, इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए वो, क्योंकि वेरिएशंस तो होते ही हैं। कुछ यौवनारंभ में शुरू में तेजी से तीव्र गति से बढ़ते हैं, बाद में धीमी हो जाते हैं, जबकि कुछ का विकास धीरे धीरे होता है। तो ये सब चीजें चलती रहती है, बट इन जनरल एक मोटा मोटी आइडिया हमें ये मिला कि 18 वर्ष तक का आयु तक पहुंचते पहुंचते वो 100% अपनी हाइट को अक्वायर कर लेते हैं, लड़की हो या लड़की। लेकिन 18 से पहले 8 से 18 का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो लड़कियों का ग्राफ थोड़ा ऊपर दिखेगा आपको, ये हमें पता चला। ठीक है, इससे एक पॉइंट निकल के सामने आया, अच्छी बात है। तो पहला पॉइंट ये हो गया चेंज में। दूसरा पॉइंट क्या है भाई साहब, शारीरिक आकृति में परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है ना। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। ठीक है ना। ये 8वीं क्लास के बच्चों की बात हो रही है, तो ये इस स्टेज में तो पहुंच ही रहे हैं। तो इसीलिए ठीक है, हाइट बॉडी ऑब्वियसली ऑब्वियस सा एक ग्रोथ का पैटर्न दिखना शुरू होता है। इसका कारण ये है कि प्यूबर्टी में आप प्रवेश कर चुके हैं, आप इस क्लास में। और जब वृद्धि के कारण कंधे फैलते हैं, चौड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली वो ऑब्वियस सा बॉडी शेप बदल जाता है, थोड़ा सा दिखने लगता है। लड़कियों में कमर का निचला हिस्सा चौड़ा हो जाता है, लड़कों में बॉडी का डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो बच्चे से थोड़ा हट जाते हैं, मतलब युवा अवस्था की तरफ चलने लगते हैं। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हो सकते हैं बॉडी के शेप के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या था, स्वर में परिवर्तन, आवाज बदलने लगता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है, क्योंकि वो उस स्टेज में पहुंच रहे हैं। यौवनावस्था का जब शुरुआती दौर होता है ना, तो ये स्वर यंत्र होता है जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, उसमें वृद्धि शुरू हो जाती है। वृद्धि का प्रारंभ होता है, लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है, और लड़कों में बढ़ता हुआ ये जो स्वर यंत्र या लैरिंग्स है ना, गले के सामने की ओर सुस्पष्ट भाग से दिखाई देने लगती है। और इसीलिए वॉइस में भी परिवर्तन, आवाज मोटी होने लगती है वॉइस बॉक्स के बढ़ने के कारण या लैरिंग्स के बढ़ने के कारण। ठीक है ना। और यस, एंड लैरिंग्स इज आल्सो द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट व्हिच कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। इसी में वोकल कॉर्ड्स होते हैं और इसी के फरफराने से हम आवाज निकालते हैं। और इसमें अगर चेंजेस होंगे तो यस ऑफ कोर्स वो चीज हमें पता चलता है, और वॉइस में भी परिवर्तन होते हैं। इन अडल्ट जनरली ये जो लैरिंग्स होता है ये 2 इंच लंबा ट्यूब होता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं है, अलग से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। एंड लैरिंग्स के अलग अलग कार्य है, श्वसन में भी ये हेल्प करता है, ब्रीदिंग में, और वॉइस प्रोडक्शन में तो है ही, वोकल कॉर्ड इसी में है, निगलने में भी ये हेल्प करता है, वगैरह वगैरह। ये वाला जो उभरा हुआ पार्ट ये बोला गया है ना, स्वर यंत्र गले के समान और सुस्पष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देने लगते हैं ना, इसी को हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं, या कंठमणि इसको कहा जाता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है ना। ये भी जो ग्रोथ का सैंपल होता है ना, एडम्स एप्पल। लड़कियों में ये जो वॉइस बॉक्स है ना, अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से ये सामान्यतः दिखाई नहीं देते। लड़कों में थोड़ा बड़ा होता है तो ऑब्वियस दिखाई देने लगता है। ठीक है, लड़कियों में नहीं होता है, उतना बड़ा नहीं होता है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर, आप ये जानते हैं साउंड की क्लास से, कि जो महिलाएं होती है या फीमेल होती है, गर्ल्स होती है, फीमेल की मैं बात करूं, इनकी आवाज क्या होती है, बच्चों की तरफ पतली होती है, पतली यानी श्रिल आवाज जिसको कहते हैं। और साइंस की भाषा में श्रिल आवाज मतलब हाई पिच, उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आवाज तो पतली ही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी आवाज मोटी होने लगती है, लेकिन लड़कियों की आवाज में वैसे कोई परिवर्तन उस तरीके से नहीं होता है। ठीक है ना। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज फटने लगती है और हद से ज्यादा भर्राने लगती है, ऐसा हो सकता है। यह स्थिति कुछ दिनों के बाद अथवा कुछ सप्ताह के तक बनी रह सकती है और इसके बाद सामान्य हो सकती है। ये एक इंडिकेशन है। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। और दूसरी बात, एक पॉइंट ये भी है, साउंड में हम लोग पढ़ लेंगे कि हाई पिच मतलब पतली आवाज, और लड़कियों की आवाज हाई पिच की होती है। लड़कों की आवाज, वयस्कों की आवाज जो मेल होता है ना, वो मोटी आवाज होती है, वो लो पिच आवाज होती है। ठीक है।
ये आपका हो गया कौन सा वाला, तीसरा वाला। ऐसे 6 केस हमने अभी देखा था। चौथा, यस, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होने लगती है किशोरावस्था में। स्वेद ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स, जिससे पसीना निकलती है, और जो सेबेसियस ग्लैंड है, ये कुछ ज्यादा ही एक्टिव होने लगते हैं और इसके कारण चेहरे पर मुहासे, फुंसी वगैरह ये आने लगते हैं। स्वेद ग्रंथि, तैल ग्रंथि, लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहियों द्वारा स्रावित करती है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल देखो, ये पूछा जा सकता है। स्वेट ग्लैंड पहला, दूसरा है ऑयल वाला ग्लैंड, तैलीय ग्रंथि है, और तीसरा है, 3 का एग्जाम्पल है, सेलाइवरी ग्लैंड। और भी हो सकते हैं, लेकिन यहां 3 लिखा है। सेलाइवरी मतलब लार ग्रंथि, और टीयर ग्लैंड, लेक्राइमल ग्रंथि भी हो सकती है। क्या लिखा हुआ है कि इन ग्लैंड से, ग्लैंड्स या ग्रंथियां बहुत सारी बॉडी में होती है, इसमें ये सब कुछ एग्जाम्पल है। इन ग्लैंड से केमिकल निकलते हैं, ऐसे सीधी भाषा में आप समझो, रसायन निकलते हैं। इन केमिकल्स को देखो, ग्लैंड से जो केमिकल निकलते हैं ना, या तो वो हार्मोन होते हैं या फिर वो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन या एंजाइम्स। जिन ग्लैंड्स की बात यहां पे की जा रही है ना, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, इनसे जो केमिकल निकलता है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये सब एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन यहां से नहीं निकलते। और ये इन ग्लैंड से निकलने के बाद ना, ये डक्ट्स के जरिए, नलिकाओं के जरिए टारगेट तक पहुंचते हैं। ठीक है, इन ग्लैंड्स को बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो ये लिखा हुआ है, बाहरी स्रावी, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रंथि, ग्रंथियां पहला। एक्सोक्राइन ग्लैंड सब सीक्रेट सब्सटेंस थ्रू डक्ट, डक्ट मतलब नली, नलिकाएं, इनके जरिए ये पदार्थ को रिलीज करते हैं और टारगेट तक पहुंचते हैं। अपना जो भी एग्जांपल अभी बोला था ना, स्वेट, लार, ये आंसू एक्स्ट्रा हो गया, आंसू मतलब लेक्राइमन। और पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, तो इसको मैं स्टार लगा के अभी छोड़ देता हूँ, एंडो एक्सो दोनों होता है। फिलहाल सलाइवरी ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, और एक एक्स्ट्रा हो गया आंसू ग्रंथि, इनको कहते हैं बायोलॉजी में एक्सोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल अभी के अभी याद कर लो। बाहरी स्रावी ग्रंथि, इनसे जो भी पदार्थ निकलते हैं ये डक्ट के थ्रू आगे बढ़ते हैं, नलिकाओं के थ्रू आगे बढ़ते हैं, इससे आमतौर पर एंजाइम्स निकलते हैं, बाहरी स्रावी पदार्थ। लेकिन इनसे अतिरिक्त हमारे बॉडी में ऐसी बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिनसे केमिकल के तौर पर एंजाइम नहीं बल्कि हार्मोन निकलते हैं। और हार्मोन्स भी रासायनिक पदार्थ है, जैसे एंजाइम रासायनिक पदार्थ है, वैसे जो हार्मोन भी रासायनिक पदार्थ है। बहुत सारे शरीर की प्रक्रियाओं में हार्मोन्स की अपनी भूमिका है, आगे आप पढ़ोगे। तो इनसे, एक्सोक्राइन से भाई साहब क्या निकला? एंजाइम। और जिन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है उसको क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये डक्ट के थ्रू आगे नहीं बढ़ता है, ये सीधे सीधे ब्लड स्ट्रीम में अपने पदार्थ को सीक्रेट करते हैं। इसको क्या लिखा गया है? डक्टलेस ग्लैंड, नलिका हीन ग्रंथियां, ये इन आप कह सकते हैं, आप याद रख लो इनको। ये अपने पदार्थ को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इन्हीं को अंतःस्रावी कहते हैं। क्या लिखा हुआ? अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती है, इन्हें नलिकाहीन या नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। और इसके पूरे एग्जाम्पल्स है, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है, अभी इसके बारे में मैं पूरा लिस्ट बताऊंगा। फिलहाल ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये अभी के भी याद कर लो। यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा एक्सोक्राइन है, कौन सा एंडोक्राइन है। अब पहला देखो क्या लिखा हुआ है, पीयूष ग्रंथि लिखा है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, हार्मोन निकलता है। गले के पास देखो, ये पीयूष ग्रंथि ऊपर है दिमाग में, ये थोड़ा नीचे आओ, थायराइड ग्रंथि, अब टू बोलते हैं, ये सब पढ़ना भी है आपको। तीसरा है उससे थोड़ा नीचे जो इम्यूनिटी के लिए काम करता है, थाइमस, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है जिसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, इसको कहते हैं अग्नाशय, सॉरी
इमरजेंसी ग्लैंड, इसको अधिवृक्क कहते हैं। अग्नाशय इधर लिखा हुआ है, अधिवृक्क किडनी के ऊपर। और फिर वृषण, टेस्टिस ग्लैंड्स है ये मेल में, और फीमेल अगर हो तो ये ओवेरी ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, प्रजनन ग्रंथि है, ठीक है, अंडाशय इसको बोलते हैं। और ये पैंक्रियाज मेल फीमेल सब में होता है, ये मिक्स ग्लैंड है, ये एंडो भी है और एक्सो भी है, तो याद रख लेना। पैंक्रियाज जिसे हम अग्नाशय कहते हैं ना, ये बेसिकली अग्नाशय जो है ये अंतःस्रावी भी है और बाहरी, मतलब इससे एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है। फिलहाल 8-10 ग्लैंड का टोटल एग्जाम्पल मैंने आपको अभी के लिए बताया, ये याद हुआ। श्वेत ग्रंथियां, तैलीय ग्रंथियां, लार ग्रंथियां जिससे सलाइवा निकलता है, और आंसू ग्रंथियां जिसको लेक्राइमल बोलते हैं। इन चारों को हम एक्सक्लूसिवली एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, इससे एंजाइम्स निकलते हैं और ये डक्ट युक्त ग्रंथियां हैं, डक्ट के थ्रू इसके केमिकल्स आगे बढ़ते हैं, टारगेट तक पहुंचते हैं। और इसके अतिरिक्त पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको कहते हैं, ओवेरी, टेस्टिकल्स इन मेल, ओवेरी इन फीमेल, ये सब जो है ना, इसमें पीयूष ग्रंथि भी है, थायराइड भी है, थाइमस भी है, और भी है, और भी हो सकते हैं। लाइक आप थर्ड आई वाला भी ग्लैंड का नाम जानते होंगे, किसको कहते हैं, मानव शरीर की तीसरी आंख, एक ग्लैंड होता है ना, ठीक है ना, जिसको मानव शरीर की, जो सर्काडियन रिदम से संबंधित होता है, उसे मानव शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं, है ना। एक बार लिख के बताओ, वो भी एक तरीके से, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख देना, वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, समय आएगा तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट फिलहाल पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड भी हो सकता है, नहीं है तो 2-4 मैं अपने तरफ से जोड़ देता हूँ, इसमें जितना लिस्ट है उतना काफी है आप लोगों के लिए। ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड है, और जिस ग्लैंड को हम तीसरी आंख कहते हैं मानव शरीर की, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसका नाम आपको लिखना है, अगर लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पीनियल ग्लैंड उसको कहते हैं, ऐसे आगे हम पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड, मौका मिलेगा। तो यहां पे हमें ग्लैंड्स का कुछ आइडिया मिला, ग्रंथियों का, जिससे केमिकल्स निकलते हैं, या तो एंजाइम वाला होगा या हार्मोन होगा। हार्मोन जिससे निकलते हैं एंडोक्राइन, एंजाइम जिससे निकलता है एक्सोक्राइन। इसके अपने एग्जाम्पल, इसके अपने एग्जाम्पल, याद रख लो, अब ये मिस नहीं होना चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं कि डक्टलेस ग्लैंड किसको कहते हैं, तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, तो याद रख लिए पूरा का पूरा है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं विकास के क्रम में। ये कौन सा स्टेप था भाई साहब, उसी में इसको चौथा, पांचवा हमने देखा था ना, विकास के क्रम में जनन अंगों का विकास भी होने लगता है। और रिप्रोडक्शन के बारे में तो पिछले लेक्चर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मानव में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, ये सब आपको पहले से पता है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, है ना। लाइक आप कह सकते हैं, जैसे मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन, जैसे टेस्टिस हो गया जिसमें स्पर्म बनते हैं, पेनिस हो गया, ये सब कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाते हैं, तभी तो स्पर्म स्पर्म बनना, दैट मीन्स कंप्लीटली डेवलपमेंट का स्टेज आ गया, है ना, प्रजनन के लिए तैयार। एंड गर्ल्स की बात करें तो वैसे ओवेरी का एनलार्ज होना, एग मेच्योर होकर के ओवेरी से निकलने लगता है, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहने लगता है, ठीक है ना। सो ये सब एक तरीके से, ओविडक्ट हो या ओवेरी हो या फिर यूट्रस हो, ये सब क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो इन सब का अपना पूरी तरीके से विकास होता है, ताकि ये अगली पीढ़ी के संतान के लिए सक्षम तरीके से काम करने लगे, कम से कम ये शुरुआत हो जाती है, ये हो गया। और फिर छठा पॉइंट हमने देखा था कि मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता की स्थिति आने लगती है, मैं ऐसे कह सकता हूं, क्योंकि अब ये बच्चे से अगले स्टेज की ऊपर दहलीज पर कदम रख रहे हैं। एक तरीके से किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र और अपने प्रति अधिक सचेत होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। उनमें बौद्धिक विकास भी होने लगता है, उस तरीके से वे सोचने विचारने में समय लेने लगते हैं और थोड़ा सोचने लगते हैं कि वो कौन है, क्या है, उनका अपना अपनी थिंकिंग क्या है, वगैरह वगैरह, है ना। और अगर उसमें कोई रोक टोक करता है तो कभी कभी विद्रोही भी होने लगते हैं। किशोरावस्था का स्टेज यही होता है, तो इसलिए बड़ी सावधानी से पेरेंट्स को इस पे ध्यान भी देना होता है। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है
जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस भी करता है, ये भी एक सच्चाई है। परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है, ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऐसे जब बॉडी में इस तरीके के चेंजेस आने लगते हैं तो कई बार उनके लिए नई स्थिति होती है ना, तो उनको थोड़ा सा शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत सारे दिमाग में प्रश्न आने लगते हैं और उसी दौरान कभी कभी इनसिक्योरिटी की भावनाएं उत्पन्न होने लगती है दिमाग में, जो कि फिजूल ही है। कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनली मैच्योरिटी की अवस्था को अब ये जो व्यक्ति है, ये जो लोग है, उस अवस्था तक जाना शुरू कर देते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर सकते हैं। कौन लैंगिक लक्षण। अब ये क्या होता है, देखो इस चीज को समझने के लिए ना मैं आपको यहीं से समझा देता हूं। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के लक्षण होते हैं। तो प्राथमिक सेक्सुअल जो लक्षण होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर पुरुष की बात करें तो जो कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे पेनिस और टेस्टिस का लार्ज हो जाना, ये आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न के रूप में कि प्राइमरी में क्या आता है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी में क्या आता है। तो मेल में ये क्या होगा, ये प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं। और महिला में ओव्यूलेशन अकर्स। ये ओव्यूलेशन अकर का क्या मतलब होता है, जो मेच्योर एग होते हैं ना ओवेरी में, अब ये हर महीने रिलीज होता है और ये फर्टिलाइजेशन का इंतजार कर सकता है, ठीक है। इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवेरी से मेच्योर एग जब यहां पहुंच जाता है ना, शायद आपको रिप्रोडक्शन में बताया होगा, और यहां अगर ये स्पर्म से टकराएगा, जाइगोट बनेगा, तो प्रेगनेंसी की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये वाला जो केस है ओव्यूलेशन, एग का, मेच्योर एग का रिलीज होना, अंडोत्सर्ज इसको ऐसे हिंदी में कहते हैं। कभी कभी थोड़ा सा यहाँ पे मैं इंग्लिश के शब्दों का यूज कर रहा हूँ, माफ करना, इतने से काम चल जाएगा। तो ये प्राइमरी चेंज है, प्राइमरी सेक्सुअल चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स है फीमेल के लिए। और जब ये एग आता है ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में, अगर फर्टिलाइज्ड हुआ तो प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, नहीं हुआ, ये हर महीने का चक्र है ना, नहीं हुआ तो फिर ये बॉडी से आउट हो जाता है वेस्ट के रूप में, कचरे के रूप में। इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ये अगर 13-14 साल में शुरू होता है तो जब तक प्रेगनेंसी का विंडो ओपन रहता है 45-50 साल तक ये चलता है फीमेल में। मतलब फीमेल का शरीर हर महीने प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, क्योंकि हर महीने एक मेच्योर एग रिलीज होता है प्रेगनेंसी मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए। हुआ तो प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगा, नहीं हुआ तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल से वो निकल जाएगा बॉडी से कचरे के रूप में। यूट्रस एंड वेजाइना ग्रो, ये सब क्या है, ये फीमेल के लिए 1 2 3 प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेल में पेनिस टेस्टिस का बड़ा होना, स्पर्म स्टार्ट टू प्रोड्यूस, शुक्राणु कोशिका जिसको कहते हैं। जैसे महिला में अगर मैच्योर एग रिलीज होगा तो मेल में स्पर्म प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये भी प्राइमरी में आएगा। सिक्रेशन रिलीज फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड्स, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ सिक्रेटरी पदार्थ रिलीज होते हैं, तो ये सब प्राइमरी है। तो भैया प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स इस स्लाइड से याद रखना। पुरुष में भैया सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जिसको गौण लक्षण, लक्षण वो भी है लेकिन गौण है। जैसे मेल की बात करें तो बॉडी साइज अलग तरीके से बढ़ने लगता है, चेस्ट ग्रो करने लगता है, प्यूबिक एरियाज और आर्मपिट में बाल आने लगते हैं, वॉइस मोटा हो जाता है ना, लैरिंग्स में परिवर्तन के कारण। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि जब प्यूबर्टी की अवस्था पुरुषों में शुरू होती है, जो बच्चे से अगली अवस्था की ओर जाती है, उसमें वॉइस का ग्रो होने लगता है, वॉइस थोड़ा सा बढ़ने लगता है लड़कों में। तो ये एक सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप कहेंगे हाँ है, लेकिन कौन सा है, प्राइमरी है या सेकेंडरी, आप कहेंगे नहीं ये सेकेंडरी है। आर्मपिट में बाल आने लगते हैं, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी क्या है, तो प्राइमरी वाला ये लिस्ट है ना। स्पर्म प्रोडक्शन प्राइमरी हो गया। उसी तरीके से अगर महिला के लिए सेकेंडरी लक्षण की बात करें तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक, वही आर्मपिट में बाल वगैरह आना है ना, और बॉडी का अपना एक शेप चेंज हो जाना, तो इसको सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि टेस्टिस एवं ओवेरी जनन अंग है,
टेस्टिस मेल के लिए, ओवेरी फीमेल के लिए। ओवेरी मतलब अंडाशय। वे गैमेट अर्थात शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करते हैं। टेस्टिस शुक्राणु और ओवेरी अंडाणु। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें हम क्या बोलते हैं? गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ये बाल वाल आना या फिर आवाज का चेंज हो जाना, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। हालांकि पूरा लिस्ट मैंने स्लाइड पे आपको दिखा दिया। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं, लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही आर्मपिट में बाल आ जाते हैं। ये सब केस ऑब्वियसली सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात को रिप्रेजेंट करता है। तो प्राइमरी के भी एग्जाम्पल बता दिया, सेकेंडरी के भी एग्जाम्पल बता दिया। दोनों से प्रश्न बन सकते हैं, तो दोनों आपका अब काम है उस चीज को ध्यान में रखना। बूझो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौवनारंभ में प्रारंभ होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। बोथ बूझो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी। कुछ जो चेंजेस होते हैं ना, हमने देखा ना बहुत सारे चेंजेस, कुछ क्या बहुत सारे चेंजेस, इसका रीजन क्या है, कौन ऐसा करता है, इसका साइंस क्या है, ये एक्चुअली में आपको यहां पे समझना है। ठीक है जी। अभी अगर मैं सिंपली बोलूं तो इसका साइंस जो जाएगा ना, ये जाएगा केमिकल के ऊपर। हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स इस तरह के परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसमें जो केमिकल्स की बात अभी हम करने वाले हैं, इसको ना हार्मोनल चेंज भी कहा जाता है। कुछ लोग कैजुअल भाषा में हार्मोनल चेंज कहते हैं। ये हार्मोन्स ही तो है, और हार्मोन्स जो ग्लैंड से निकलता है, अभी तो कुछ के बारे में हमने बात भी की है कि ये ग्लैंड है, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस वगैरह वगैरह। तो इसके पीछे हार्मोन की कहानी, और देखो यहाँ पे ये कहानी, इसका जिक्र भी है। ये क्या लिखा हुआ है? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। और हार्मोन क्या है? केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है। भांति भांति के हार्मोन हमारे बॉडी में भांति भांति की ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। जिन ग्रंथियों से ये स्रावित होते हैं उनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, अंतःस्रावी ग्रंथि उसको कहते हैं। यौवनारंभ के साथ ही टेस्टिस से पोरस हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अब देखो, टेस्टिस ग्लैंड होता है किसके लिए? मेल में। और इससे जो वो हार्मोन निकलता है जिस जो मेल सेक्सुअल बिहेवियर को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो ये हार्मोन ही हो ना, टेस्टिस ग्लैंड से निकलता है। और टेस्टिस क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये मेल की पहचान है टेस्टोस्टेरोन, है ना। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है, जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा भी है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना, ये टेस्टोस्टेरोन की निशानी है। लड़कियों में यौवनारंभ के साथ जो ओवेरी है, ये फीमेल हार्मोन जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन है। ये काम करता है, जिससे ब्रेस्ट वगैरह का विकास होता है। दुग्ध स्राव ग्रंथि अथवा दुग्ध स्तन ग्रंथियों के अंदर ये विकसित होते हैं। तो ये सब इस हार्मोन से रिलेटेड है, एस्ट्रोजन से। ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन फीमेल कैटेगरी का और टेस्टोस्टेरोन मेल कैटेगरी का, याद रखना। और कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मतलब जो हमने अभी ये देखा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, देखा जाए तो ये टेस्टिस ग्लैंड से निकलता है और ये ओवेरी वाला है, ये फीमेल के लिए। लेकिन इन दोनों ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है, ये जिस ग्लैंड से निकलता है वो तो ये दिमाग में होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। लास्ट लाइन जो लिखी थी ना, बड़ा दिलचस्प लाइन है। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण, यानी टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। इसीलिए तो लोग पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आपने सुना है? नहीं सुना है तो अभी सुन लो। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं,
क्योंकि ये कुछ ऐसे भी हार्मोन रिलीज करते हैं जो दूसरे ग्लैंड के हार्मोन सीक्रेशंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये लास्ट लाइन छोटी सी लाइन है, लेकिन इस छोटी सी लाइन में पूरा साइंस छिपा हुआ है कि क्यों पीयूष ग्रंथि को इतना महत्वपूर्ण बोला जाता है। तो दिमाग में है, लेकिन इसकी पहुंच हर ग्लैंड तक है, देखा जाए तो लगभग लगभग मास्टर जी की तरह ये काम करता है। खैर, हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसकी कहानी कंटिन्यू रहेगी अगले क्लास में, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मैं कहूंगा इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे बोलूंगा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, सबको मैं बोल रहा हूँ, करो करो अभी अभी चैनल सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, यही नाम है साइंस बाय सुमित सर। और इसके अलावा और क्या करना है आपको, और लाइक करना है। ये 2-3 काम मैं आपसे बोलता हूँ करने के लिए। शेयर कर सकते हो तो आपकी मर्जी, शेयर कर दो। बाकी मैं अगले क्लास में इसका अगला हिस्सा बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय।